यूपी में चुनाव है, राजनीतिक चश्मे में हर शहर हर गांव है। बहने लगी है चुनावी बयार, बंटने लगे हैं पुरस्कार और उपहार। सियासत की गोटियां सजने लगी हैं, हर राजनीतिक पार्टियां आपके घर पहुंचने लगी हैं। नेताओं को बस है जनता का सहारा। आप देख रहे हैं चुनावी अखाड़ा। यूपी में जब भी इलेक्शन आते हैं, जातिवाद, वंशवाद, मंदिर मस्जिद सब आ जाता है। यानी चुनाव आते आते मंदिर मस्जिद का खेल शुरू हो जाता है और स्थानीय मुद्दे और विकास हवा हवाई हो जाते हैं। मथुरा में कृष्ण मंदिर को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट क्या किया, सियासी बवाल शुरू हो गया। इतना ही नहीं, 6 दिसंबर का दिन भी चुन लिया गया गंगा जल के छिड़काव के लिए। हालांकि प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी है, लेकिन मंशा पर सवाल जरूर उठता है। जी हां, इलेक्शन रूम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। चुनाव आते ही यूपी में मंदिर मस्जिद की लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर कोई भी दल हो, हर कोई दल भगवान का आशीर्वाद चाहता है। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद सूबे का सियासी पारा हाई है। विरोधी केशव मौर्य को घेर रहे हैं तो वो सफाई भी दे रहे हैं। ये आस्था की बात है। सवाल यही है कि चुनावी मौसम में मंदिर मस्जिदों से बात बनेगी या फिर इरादा कुछ और है। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। 22 के रण में आ गया मंदिर मस्जिद। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी। केशव के ट्वीट के बाद सूबे का सियासी पारा गर्म। चुनाव आते ही आ गई मंदिर की याद। सूबे का सियासी पारा हाई है। भाई अभी तो अंगड़ाई है, आगे और भी लड़ाई है। सियासते मथुरा। यूपी का चुनाव हो, हिंदू ना हो, मुसलमान ना हो, मंदिर ना हो, मस्जिद ना हो, ऐसा भला कहां हो सकता है। 22 के रण में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे से पीछे नहीं हटना चाहती है। गाहे बगाहे हिंदुत्व के मुद्दे को गर्म रखना चाहती है। एक समय था जब बीजेपी का हिंदुत्व का नारा हुआ करता था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब वो दिन आ गया है, अयोध्या भी निपट गया। काशी कॉरिडोर 13 दिसंबर को निपट जाएगा। अब मथुरा बाकी है। तो आप समझ ही गए होंगे मथुरा में क्या बवाल है और इसकी शुरुआत कहां से हुई। मथुरा को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट सूबे के चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। फिर मायावती ने केशव के ट्वीट पर पलटवार किया और शुरू हो गया ट्विटर वार। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने ट्वीट कर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और केशव प्रसाद मौर्य के बीच तुलना की है। यही नहीं, 500 वर्षों का इंतजार, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का समाप्त हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी के परिकल्पना से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा है। ये तो था ट्विटर वार। अब आपको बताते हैं आखिर इस समय मथुरा में क्या हालात हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने सियासी गलियारों में तापमान बढ़ा दिया है। केशव मौर्य के ट्वीट करने के बाद से ही विपक्ष ने उनको घेरना शुरू कर दिया है, जिसके बाद मौर्य ने सफाई देते हुए कहा कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने। यह हर कृष्ण भक्त की इच्छा है। लेकिन ये विवाद यहीं पर नहीं थमा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को ईदगाह परिसर में जलाभिषेक करेंगे। वहीं प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। साथ ही पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं ईदगाह परिसर में भारी सुरक्षा के बीच नमाज अदा की गई। साथ ही ईदगाह में आने वाले नमाजियों के आधार कार्ड देखकर ही एंट्री दी गई। फिलहाल मामले ने तूल पकड़ ली है, जिसको लेकर जिला प्रशासन खासा सतर्क है। 22 के रण में मंदिर मस्जिद का खेल शुरू हो गया है। यानी साथ हो गया है विकास और दूसरे मुद्दे गए ठंडे बस्ते में। अब देखने वाली बात होगी हिंदुत्व
मंदिर, मस्जिद, जिन्ना जैसे बयानों को जनता किस रूप में लेती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਤਮ। एक पंजाब सरकार सर्टिफिकेट जारी करेगी जिसके पर मेरे दस्तखत होंगे। जेड़े 3 व्हीलर पर, जेड़ी रेड़ी पर, जेड़े रिक्शे पर वो सर्टिफिकेट लग्या होया उन्हें कोई रोकेगा नहीं। ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਟੋ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਟੋ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਇਹ ਭੁੱਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ, ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनावी अखाड़ा में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा बुंदेलखंड में अपने समीकरण दुरुस्त करने में जुटी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों बुंदेलखंड दौरे पर हैं। अखिलेश यादव बुंदेलखंड के अलग अलग जिलों में जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में जुटे हैं। पहले बांदा, फिर ललितपुर और आज झांसी। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे वक्त उसका नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच में पहुंचना तेज हो गया है। कोई पूर्वांचल को साध रहा है, तो कोई पश्चिम यूपी को साध रहा है, तो कोई बुंदेलखंड को। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा भी बुंदेलखंड में अपने समीकरण दुरुस्त करने में जुटी हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों बुंदेलखंड दौरे पर हैं। कल जहां अखिलेश यादव ललितपुर में थे, तो आज झांसी में जनता के बीच पहुंचे और जमकर यूपी की योगी और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। अखिलेश यादव इन दिनों मिशन बुंदेलखंड पर हैं। मिशन बुंदेलखंड के तीसरे दिन अखिलेश विजय रथ यात्रा लेकर झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद विजय रथ यात्रा निकाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने योगी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जिस तरह ममता बनर्जी ने बंगाल में भाजपा का सफाया किया, उसी तरह यूपी में सपा भाजपा का सफाया करेगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा जो काम पिछली सरकार ने चलाए थे उन्हें भी बंद कर दिया। इस बार बुंदेलखंड की जनता भाजपा को शून्य कर देगी। भाजपा के लिए बुंदेलखंड के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मिशन बुंदेलखंड पर निकले अखिलेश यादव अलग अलग जिलों में विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। पहले बांदा, फिर ललितपुर, अब बुंदेलखंड की राजधानी माने जाने वाला जिला झांसी। अखिलेश ने रथ यात्रा के दौरान जमकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता ने जितना दुख बीजेपी की सरकार में झेला है, उतना दुख जनता ने किसी और सरकार में नहीं देखा। अखिलेश ने कहा कि जिनका परिवार नहीं है, वह क्या गर्भवती माँ का दर्द समझेंगे।
क्या उन मजदूरों का दर्द समझेंगे जो अपना सारा सामान लेकर कहीं और नौकरी करने जाते हैं? परिवार नहीं है, वो क्या गर्भवती माँ का दुख समझेंगे? क्या उन मजदूरों का दुख समझेंगे जो अपनी सब गृहस्थी लेकर के, सब सामान लेकर के अपने सरों पर जैसे तैसे अपने घर पहुंचना चाहते थे? और ये सरकार वो है जो लाइन में लगाती है लोगों को। नोटबंदी आज कीजिए, लोग लाइन में लग गए। अभी जब महामारी आई उस समय लोगों को दवाई के लिए लाइन में लगना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा, बिस्तर के लिए लाइन में लगना पड़ा। इस बार बुंदेलखंड की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है लाइन में लग करके इनके खिलाफ मतदान कर करके इनको शून्य करने का काम यहाँ से। बुंदेलखंड समाजवादी पार्टी का पुराना गढ़ कहा जाता है। 2017 की बात करें तो झांसी की चारों विधानसभा सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया था। ऐसे में भाजपा के किले को ध्वस्त करने के लिए अखिलेश यादव पूरे दमखम से जुट गए हैं। अखिलेश हर मोर्चे पर, फिर चाहे रोजगार हो या स्वास्थ्य या फिर किसान, कोई मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहते। अब देखना ही होगा कि अखिलेश बुंदेलखंड में कितना वोट साध पाते हैं और जनता सपा का कितना साथ देती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब यूपी के रण में कूद चुकी हैं और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पर सपा, कांग्रेस और सत्ताधारी दल बीजेपी की घेराबंदी कर रही हैं। मायावती ने इन तीनों दलों पर आरोप लगाते हुए जनता से सावधान रहने तक की अपील भी कर डाली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी तेज होती जा रही है। राजनीतिक दल जमकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोई किसी पर परिवारवाद को लेकर हमलावर है तो कोई किसी पर जातिवाद को लेकर, कोई चुनावी वादों को लेकर घेराबंदी कर रहा है तो कोई विकास कार्यों पर। सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय हैं और अब भाजपा, कांग्रेस और सपा के बाद बसपा भी चुनावी मोड में आ चुकी है। बसपा सुप्रीमो ने चुनावी वादों को लेकर जमकर विपक्षी दलों पर हमला बोला है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी, सपा और कांग्रेस के चुनावी वादों पर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने इन तीनों ही पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अपने चुनावी वादे को भूल जाती हैं। मायावती ने बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और सपा जनता से जो वादे कर रही है वे काम उन्होंने यहाँ अपनी सरकार के रहते हुए क्यों नहीं किए। कांग्रेस भी महिलाओं को 40% टिकट और स्कूटी आदि देने का वादा कर रही है, वे काम उन्होंने उन राज्यों में क्यों नहीं किए जहां उनकी सरकारें हैं। ये सोचने की बात है। मायावती ने आगे कहा कि यूपी में खासकर बीजेपी, सपा, कांग्रेस आदि के द्वारा प्रदेश की जनता को लुभाने और गुमराह करने के लिए आए दिन प्रलोभन भरे जो चुनावी वादों की छड़ी लगाई जा रही है, जिनको सत्ता में आने के बाद भुला दिया जाता है। अभी तक का इतिहास यही रहा है, जनता इनसे सतर्क रहे। लगातार अपना जनाधार खोती चली आ रही बसपा इस बार फिर से विपक्षी दलों को कड़ी चुनौती के लिए चुनावी रण में कूद चुकी है। अब देखना यह है कि बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर हमलावर मायावती की जनता से सावधान रहने की अपील कितनी कारगर साबित होती है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब पर है, क्योंकि पिछले 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों नए कृषि कानूनों को वापस, जो पुराने कृषि कानून थे उनको वापस ले लिया था। हालांकि इस ऐलान के बाद भी किसान संगठनों ने एमएसपी कानून समेत 6 मांगे रखी थी और आंदोलन खत्म करने से इनकार किया था। अब 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होने जा रही, जिसमें किसान नेता आंदोलन की आगे की रणनीति तय करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। तीनों कृषि कानून रद्द करवाने, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने और अन्य मांगों को लेकर पिछले 1 साल से चल रहे किसानों के आंदोलन पर अब अगला कदम क्या होगा, इस पर निर्णय 4 दिसंबर को लिया जा सकता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद संसद के शीतकालीन सत्र में भी तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जा चुका है। साथ ही केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए समिति गठित करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा से 5 लोगों के नाम मांगे हैं। इन्हीं नामों को तय करने के लिए 4 दिसंबर को एसकेएम की मीटिंग होगी। इसमें इन 5 नामों पर चर्चा की जाएगी। वहीं हरियाणा की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मरे लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की पहल की।
इसके अलावा आंदोलन के दौरान जिन किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उन पर से केस वापस लिए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर के बुलावे पर किसान नेताओं का एक दल मुख्यमंत्री आवास पर उनसे मिलने के लिए चंडीगढ़ पहुंचा। अब अगर खट्टर सरकार मुआवजे और केसों की वापसी का फैसला लेती है तो फिर दोनों पक्ष के बीच सहमति को लेकर यह अहम कदम हो सकता है। यही नहीं, इससे आंदोलन खत्म होने की उम्मीद भी बढ़ सकती है। पिछले एक साल में पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली हाईवे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ऐसे में 4 दिसंबर को एसकेएम की होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि लगातार किसानों के हाशिए पर जाती भाजपा सरकार यूपी और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन दोनों राज्यों में किसानों के बीच अपनी पकड़ फिर से मजबूत करना चाहती है। फिलहाल अब 4 दिसंबर को एसकेएम की बैठक के बाद ही पता चलेगा कि किसान घर वापस जाएंगे या फिर आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का हो चला है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। साल 2017 में भाजपा की जीत का परचम पश्चिम यूपी से ही लहराना शुरू हुआ और ये पूरे सूबे में फैल गया था, जिसका नतीजा अन्य दलों को दाही के अंक तक ही सिमटना पड़ा था। अब फिर से 2022 के चुनावी रण सजकर तैयार हो रहा है और दलों के निशाने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं। हर दल पश्चिम यूपी के जाट, गुर्जर, दलित और मुस्लिम मतदाताओं को साधने में लगा है। सपा और रालोद की मजबूती गठबंधन के बल पर टिकी है तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ भाजपा अकेले दम पर ताल ठोक रही। वहीं कांग्रेस और बसपा भी तैयारी में पीछे नहीं है। अब देखना है कि 2022 में फतेह करने के लिए जोर आजमाइश में जुटे सियासी दलों में पश्चिमी यूपी की जनता किसे सत्ता का ताज पहनाती है।
बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधते हुए मेरठ में खिलाड़ियों का स्वागत किया था और इन्हें चेक बांटे थे और इसी रणनीति के तहत 2012 के बाद भाजपा ने पश्चिमी में क्लीन स्वीप किया था। आपको बता दें कि साल 2012 के चुनाव में भाजपा ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुल 38 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल एकदम से बदल गया और उसी कारण साल 2014 के आम चुनाव में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। इसके बाद साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने एक क्षेत्र में 88 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में भी इस क्षेत्र में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था। बीजेपी के लिए अहम पूर्वांचल, सियासत की चौसर पर पश्चिमी यूपी पर निगाहें। पश्चिमी यूपी को मत रहे राजनीतिक दलों के दिग्गज। 2012 में 38 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज कराई थी जीत। 2014 में भी बीजेपी ने किया था क्लीन स्वीप। बीजेपी ने 2017 में किया था क्लीन स्वीप। 2017 में बीजेपी ने हासिल की थी 88 सीटें। 2019 में भी बीजेपी कर रहा अच्छा प्रदर्शन। अखिलेश का वोट बैंक यादव मुसलमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव के मुकाबले दलित ज्यादा। 2013 के दंगे के बाद जाट मुस्लिम एकता नहीं रही। 2017 और 2019 में बीच की दूरी साफ दिखाई दी। पिछले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती की बहुजन समाज पार्टी नंबर 2 पर होती तो समीकरण कुछ और होते। इस इलाके में मुसलमान वोट एक बड़ा फैक्टर है। अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का वोट बैंक यादव मुसलमान वोट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव के मुकाबले दलित ज्यादा हैं। 2013 के दंगे के बाद जाट मुस्लिम एकता की बात अब बेमानी है। 2017 और 2019 में उनके बीच की दूरी साफ दिखाई दी। हाल ही में बुढ़ाना में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कश्यप समाज की रैली में दलित और ओबीसी वोटरों को साधने की कोशिश की थी। उन्होंने जहां प्रदेश की कानून व्यवस्था को निशाने पर लिया था, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसने में नहीं चूके थे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर प्रदेश में सपा की सरकार बनानी है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस समय किसान आंदोलन भी अपने चरम पर है। इसका लाभ भी सपा 2022 के चुनाव में उठाना चाहती है। भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव 2022 किसी चुनौती से कम नहीं है। इसके अलावा पश्चिम यूपी की जिन सीटों पर भाजपा कमजोर रह गई थी, उन पर भी पार्टी की नजर है। वेस्ट यूपी में 16 जिलों की 27 विधानसभा सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। इन जिलों को अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मत रहे हैं। 2017 में जिस जिले में भाजपा हारी थी, वहां मुख्यमंत्री योगी दौरे कर जनसभा के माध्यम से सरकारी योजनाओं की सौगात बांट रहे हैं। इसी के साथ वे 2022 में साथ देने पर विकास के वादे भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मेरठ से पहले बदायूं और शाहजहांपुर का दौरा कर चुके हैं। इसके बाद वे कमजोर हो रहे भाजपा के गढ़ कैराना में भी पलायन के मुद्दे को हवा दे आए हैं। मेरठ की धरती से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को कड़ा संदेश दिया है। वहीं अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने भी पश्चिमी यूपी का रुख किया है। साथ ही बसपा और आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। कुल मिलाकर जाटलैंड को साध कर सभी सियासी दल सत्ता पाने के लिए प्रयासरत हैं। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।